थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन चल रहा है। इसमें भारत समेत 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैंकॉक में मौजूद हैं, जहां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत के साथ साथ दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों और नेताओं के साथ बायलैटरल मीटिंग हो रही है। कुछ देर पहले बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच मुलाकात हुई। दोनों के बीच 9 महीने बाद ये मुलाकात हुई और इस बैठक के लिए मोहम्मद यूनुस की तरफ से अनुरोध किया गया, जिसे भारत ने स्वीकार किया और फिर बैठक हुई है। मोदी और यूनुस की मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश में हसीना सरकार के सत्ता से बाहर होने और वहां अल्पसंख्यकों पर हुए हमले के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों में गिरावट आई। इसके अलावा कुछ हलकों में ये सवाल भी उठाया गया है कि बांग्लादेश के प्रशासन पर यूनुस का कितना नियंत्रण है। तो प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की मुलाकात हुई है। बांग्लादेश की तरफ से ही यह अनुरोध किया गया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करें यूनुस से। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है क्या, जरा ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ये कुछ कंट्रीज हैं जो साझा एक साथ आकर के अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करती है। एक एक करके जो तमाम देश हैं जो पैनल में इस समय मौजूद हैं, वो एक एक करके शामिल हुए। 7 देश इसका हिस्सा। दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया देशों को जोड़ने वाला एक तरीके का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बिम्स्टेक है। खासतौर पर जो समुद्री इलाके हैं उसको लेकर के आपसी संबंध, आपसी साझेदारी कैसे बने, ये काम बिम्स्टेक सम्मेलन करता है। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बेहद खास है और इन देशों को कनेक्ट करता है। इसलिए साझा तौर पर ये जो 7 देश हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं, जिसे बिम्स्टेक कहते हैं। पूर्वी देशों पर भी भारत की खास नजर इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से रहती है और इसके जरिए जो कारोबार है, जो संबंध है इस तरीके के, वो भी चैनलाइज किए जाते हैं। पूर्वी देशों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने का पूरा मकसद होता है बिम्स्टेक के द्वारा। और इस समय प्रधानमंत्री मोदी थाईलैंड, श्रीलंका के दौरे पर हैं। 2 देश और दोनों देशों का दौरा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जा रहा है। 80% समुद्री ऑयल ट्रेड और 40% ग्लोबल ट्रेड हिंद महासागर के जरिए होता है और ये जो तमाम देश हैं वो उसके साथ जुड़े होते हैं। इसलिए ये जो संबंध है, ये जो मजबूती है, वो बिम्स्टेक के जरिए बेहद ज़रूरी है। द्विपक्षीय संबंध, बायलैटरल टॉक्स और इसके साथ साथ व्यापारिक साझेदारी इसके पीछे की खास वजह होती है। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बेहद खास है, क्योंकि एक तो इससे जो तमाम देश हैं उनके बीच संबंध प्रगाढ़ होते हैं और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम फॉरेन पॉलिसीज़ को देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है उसमें बिजनेस को लेकर, यानी व्यापारिक साझेदारी को लेकर। ऐसे में बिम्स्टेक के जरिए ये जो 7 देश हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ख़ास तौर पर समुद्री मार्ग से जो चीज़ें आयात निर्यात होते हैं उसके दृष्टिकोण से, साथ ही साथ जो मछली का व्यापार होता है इन देशों में, उसको लेकर के भी आपसी साझेदारी तय होती है। बिम्स्टेक में भारत अपना हमेशा दम दिखाता है। इसके साथ ही जब थाईलैंड प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे तो थाईलैंड का कल्चर भारत से मिलता जुलता है। न केवल थाईलैंड जैसे इंडोनेशिया जैसे देश हैं वो भारत से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि कमोबेश जो साझेदारी है उसके साथ साथ कल्चरली हम बहुत एक जैसे हैं। रामायण पूजा जाता है थाईलैंड में भी, भारत में भी, इंडोनेशिया में भी। तो इस तरीके से यानी कह सकते हैं कि संस्कृति के हिसाब से भी ये जो तमाम देश हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जब सांस्कृतिक रूप से कनेक्ट होते हैं तो वो व्यापारिक साझेदारी में बदल जाता है। हालांकि बांग्लादेश में इस समय जो सरकार बनाकर बैठे हैं यूनुस, उनसे भी प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई और बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध किया गया कि यूनुस उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। और हमने देखा है बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद क्या स्थिति हो गई है। ये भी सुनने में आ रहा है कि चीन का समर्थन बांग्लादेश को है। पाकिस्तान से भी आजकल यारी बांग्लादेश खूब निभा रहा है और ऐसे में भारत से साझेदारी निभाने की बात, या फिर बिम्स्टेक का हिस्सा क्योंकि बांग्लादेश है, तो फिर आपस में ये दोनों देश कैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये वही बांग्लादेश है जिसको बनाने का काम भारत ने किया है।
पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश बनाया गया, लेकिन आज बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ अपनी यारी दोस्ती निभा रहा है। तो जाहिर है ये इस समय जो है वो ट्रेजिडिक कह सकते हैं सिचुएशन है, लेकिन भारत कैसे एक्ट करता है, और ये काफ़ी होपफुल है कि आज जब यूनुस से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई होगी तो इन पहलुओं पर भी बातचीत जरूर हुई होगी। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी और यूनुस की ये मुलाकात भी बेहद अहम है। हो सकता है आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो, वो और ज़्यादा मजबूत हो और इसमें मजबूती देखने को मिले। अक्षय राय मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। अक्षय, बांग्लादेश में यूनुस सरकार से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिम्स्टेक के जरिए एक तरीके से कह सकते हैं कि अलग अलग व्यापारिक संबंध को मजबूती देने का काम इस समय इस प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। लेकिन यूनुस सरकार से जो मुलाकात इस समय प्रधानमंत्री मोदी की हुई, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं बनती हैं? क्योंकि जो पॉलिसी रही है, जो फॉरेन पॉलिसी भारत की रही है, वो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर रही है, और वो ये है कि कभी भी बॉर्डर वाले मामले पर किसी भी तरीके की कोताही ना बरती जाए और साथ में जो संबंध है वो बिल्कुल रिट्रीवल तरीके से होनी चाहिए। तो अभी क्या कुछ उम्मीद और बांग्लादेश से लगाई जा सकती है और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के जरिए भी? और देखिए, बिम्स्टेक काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है और जिस तरह से बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार है उनके यूनुस से मुलाकात जो हुई है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह से आपने देखा होगा कि हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से उस मसले को वहां पर उठाया होगा, और ये मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जरूर देखना होगा कि किस तरह से जो बांग्लादेश है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बातों को मानता है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिस तरह से यूनुस की मुलाकात हुई है वो खुद भारत की यात्रा कर सकते हैं, और क्योंकि जिस तरह से सरकार शेख हसीना की गई थी उसके बाद जिस तरह से हिंदुओं पर जिस तरह से हमले लगातार सामने आए, भारत ने विरोध के स्वर भी दिखाई दिए, आक्रोश दिखाई दिया, और सड़क से संसद तक जिस तरह से इसका जिक्र किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की है और कहा जा रहा है कि व्यापारिक रिश्तों को भी मजबूत करने की कवायद के रूप में भी उन्होंने बात की है। निश्चित रूप से जो थाईलैंड की यात्रा रही है वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शिरकत की, रामायण क्योंकि वहाँ रामखेल कहा जाता है उसमें उन्होंने चलचित्र को देखा, बच्चों को वहाँ पर तमाम बातें समझाते हुए नजर आए। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें तो सांस्कृतिक महत्व की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें तो थाईलैंड निश्चित रूप से काफी नजदीक कहा जा सकता है भारत के, और बौद्ध धर्म वहाँ पर निश्चित रूप से काफी विकसित है। ऐसे में वहाँ के राजा से भी मुलाकात और प्रधानमंत्री से भी वहाँ की जो बैठक हुई है काफी महत्वपूर्ण दौरा ये माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिम्स्टेक के समिट में शिरकत करने पहुंचे हैं, इसलिए तमाम नेताओं से मुलाकात और बांग्लादेश के जो यूनुस से मुलाकात वो काफ़ी महत्वपूर्ण शिखा देखी जा सकती है। देखना दिलचस्प होगा कि बिम्स्टेक से जब यात्रा से लौटे हैं प्रधानमंत्री तो क्या कुछ उनके खजाने में रहता है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कई ऐसे सामरिक दृष्टिकोण से जो मुद्दे रहेंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। सुरक्षा से जुड़े, बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़े, खास करके बांग्लादेश और जो ताइवान का जो क्षेत्र है उसे जुड़े मुद्दों पर निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं और आने वाले समय में भी काफ़ी द्विपक्षीय वार्ता अभी होनी है। तो ये जाहिर है। और अक्षय, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश के साथ इस समय जिस तरीके के भारत के संबंध चल रहे हैं वो भी खास तौर पर तब जब शेख हसीना इस समय भारत के शरण में सबसे पहले पहुंची थी, जब वहां पर तख्ता पलट की स्थिति हुई, जब वहां पर कू हुआ। अब ऐसे में बांग्लादेश के साथ भारत अपने संबंध को कैसे मजबूत करेगा, क्योंकि बांग्लादेश की तरफ से तो बार बार यही कहा जा रहा है कि भाई आप हसीना को वापस बांग्लादेश भेजिए। ऐसी स्थिति में भारत की तरफ से क्या स्टेप लिए जाते हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्योंकि वहाँ पर जिस तरह से सरकार चल रही है, अराजकता जिस तरह से ये मानी जा रही थी कि खत्म हो जाएगी, वो अभी तक अराजकता खत्म नहीं हुई है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है।
अब देखना ये होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और अहम चर्चा निश्चित रूप से कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत बांग्लादेश के बीच में किस तरह से स्थिति हो सकती है, किस तरह से वहां पर कूटनीतिक संबंध जो हैं और बेहतर किए जा सकते हैं। क्योंकि हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो शेख हसीना के डिपोर्टेशन के बाद कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश में जो खटास कहीं ना कहीं जरूर आई है। हालांकि बांग्लादेश भी जानता है कि वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता है। अगर उसको अपने अस्तित्व को बेहतर रखना है तो कहीं ना कहीं भारत निश्चित रूप से सहयोगी की जरूरत होगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि विक्रम मिस्री ने जिस तरह से बांग्लादेश का दौरा किया, वहां पर यूनिस से मुलाकात तमाम डेलीगेशंस के साथ वो पहुंचे थे और हिंदुओं की सुरक्षा, खास करके मंदिरों की सुरक्षा का मुद्दा वहां से जोर शोर उठाया गया था। भारत में जिस तरह से उसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, खास करके विश्व हिंदू परिषद ने इस मुद्दे को पूरा उठाया कि जो अल्पसंख्यक आबादी है उसकी वहां पर कहीं ना कहीं सुरक्षा जरूर आवश्यकता है। ऐसे में बिम्स्टेक के जी क्षेत्र में खास करके बांग्लादेश है, ताइवान है, चीन से संबंध किस तरह से बढ़ते हैं और किस तरह से जो थाईलैंड का जो सांस्कृतिक जो अगर कहें संबंध है वो और किस तरह से विशाल रूप ले सकता है, इस पर सभी की नजरें जरूर रहने वाली हैं। शिखा, बिल्कुल। और इसके साथ साथ थाईलैंड के साथ हो चाहे श्रीलंका के साथ हो, इस संबंध में भी मजबूती आए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इकोनॉमी के लिहाज से भी भारत आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो मेक इन इंडिया पॉलिसी है वो काफी ज्यादा हिट रहा है। ऐसे में इन साझेदारी में क्या कुछ और बढ़ोतरी होने की उम्मीद है अक्षय? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि जिस तरह से संबंध की बात अगर करें, खास करके समुद्री व्यापार निश्चित रूप से दोनों के समुद्री व्यापार निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच में बेहतर हो सकते हैं। सांस्कृतिक संबंध को नई ऊंचाइयों का एक केंद्र माना जा सकता है। और सबसे बड़ी बात रही है कि हाल फिलहाल के दिनों में शिखा अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये कोशिश रही है कि सांस्कृतिक संबंध और बेहतर हो। श्रीलंका के दौरे पर भी पहुंचने वाले हैं, वहां पर भी ये माना जा रहा है कि जिस तरह से चीन श्रीलंका में दखल देने की कोशिश कर रहा है, उन मुद्दों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। और समुद्री सीमाएं क्योंकि श्रीलंका से भारत की लगती हैं और जो सबसे बड़ी बात यह है कि सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, रामायण से जुड़े किस्से भी रहे हैं और वहां से किस तरह से संबंध और बेहतर किए जा सकते हैं। रानिल विक्रमसिंघे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत हमारा एक पुराना जो संबंध रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। जरूरी है कि उस संबंधों को और बेहतर और विकास के रास्ते पर और बढ़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से चीन की नजरें श्रीलंका पर रही हैं और वहां पर कई जो अपना जो बंदरगाह रहा है वो चीन ने अपने साथ लिया है, वो कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से भी श्रीलंका काफी महत्वपूर्ण रखता है। और जो ट्रायंगल बनाने की कोशिश चीन करने की कोशिश कर रहा है वो कम से कम जिस तरह से बांग्लादेश में, श्रीलंका में, म्यांमार में जिस तरह चीन की उपस्थिति दर्ज होती जा रही है वो भारत के लिए चिंता का सबब है। और इसलिए अगर कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टिकोण से भी जो श्रीलंका का दौरा होगा वो काफी महत्वपूर्ण होगा। श्रीलंका के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश जब लौटेंगे तो वहां पर अब पंबन ब्रिज तैयार हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर के लगभग 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। तमिलनाडु में वो कार्यक्रम 6 तारीख को रखा गया है, रामनवमी के दिन। तो ये माना जा रहा है कि श्रीलंका से सीधे प्रधानमंत्री पंबन पहुंचेंगे और वहां पर पूजा अर्चना करने के साथ साथ रामेश्वरम में और पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे और साथ ही साथ 8,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास करने का कार्यक्रम है। तो फिलहाल अगर देखें विदेशी दौरे से देशी दौरे तक प्रधानमंत्री के दौरे पर सभी की नजर रहने वाली है और थाईलैंड की यात्रा और साथ ही साथ श्रीलंका की यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। हमने देखा है अक्षय कि भारत के आसपास जो भी देश हैं उनकी आर्थिक स्थिति किस तरीके से खराब हो रही है, उसमें श्रीलंका भी शामिल है। वहाँ पर भी हू जैसी स्थिति भी थी, उसके बाद बांग्लादेश हो गया। अब जाहिर है इन तमाम देशों को एक साथ लेकर के चलने का काम भी भारत कर रहा है और ये भी कोशिश हो रही है कि चीन के जाल में ये जो कंट्रीज है वो ना फंसे। हालांकि हर बार कमोबेश वही स्थिति नजर आती है, फिर चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या फिर हो इसके साथ श्रीलंका। लेकिन
इस समय भारत के पास चुनौती ये भी है कि कैसे इन देशों से बचा जा सके, क्योंकि बॉर्डर लाइन से, और बॉर्डर लाइन पर अब जो अपनी तरफ से फौज वहां पर होती है वो तो है ही, लेकिन इसको डिप्लोमेटिकली भी सॉल्व करना उतना ही जरूरी है। तो इस दिशा में भारत कैसे आगे बढ़ रहा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है इसलिए क्योंकि देखिए एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ कुआं दूसरी तरफ थाई, लेकिन पाकिस्तान जानता है भारत से बहुत ज़्यादा, हालांकि उसकी अपनी रणनीति रही है, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि हमें किस तरह से निपटना है। वो जानता है कि भारत से हम लड़ाई करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, उसने मुंह की कई बार खाई है। लेकिन चीन का अगला अपना अलग प्रभुत्व रहा है, और खास करके व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जिस तरह से उसकी नजरें रही हैं, खास करके श्रीलंका की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, नेपाल की बात करें, चीन कोशिश ये लगातार करता रहा है कि वहाँ पर भी व्यापारिक चीज़ों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जा सके, और भारत में भी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं और तमाम चीज़ें हैं लगभग 70% के आसपास भारत भेजता है। ऐसे सामानों पर जो आत्मनिर्भरता है वो दूर करने की कवायद जो सरकार ने लगातार की है, और इसीलिए मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया लगातार, वोकल फॉर लोकल जैसे कार्यक्रमों की हिदायत लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहे हैं कि अगर देश बढ़ेगा तभी जो तमाम जो सामरिक दृष्टिकोण से भी उसको काफ़ी महत्वपूर्ण बातें की जा सकती हैं। लेकिन अगर कहें चीन के दखल की बात, तो निश्चित रूप से उसकी श्रीलंका में उपस्थिति, नेपाल में उपस्थिति अपनी बनाने की कोशिश, इसके अलावा बांग्लादेश में भी कमोवेश वो कोशिश कर रहा है कि, लेकिन सवाल एक और है कि क्या सार्क का विकल्प जो है वो बिम्स्टेक बन सकता है, क्योंकि ये भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है। और देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि सार्क का जो अपना नज़रिया रहा है, साउथ एशियन रीजन से जो भी देश आते हैं उसमें अगर देखें तो भारत एक बड़े अभिभावक के रूप में है। बिम्स्टेक में भी कमोवेश यही स्थिति है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में बिम्स्टेक सार्क का रूप एक अलग धारण कर ले और भारत उसमें अपनी प्रमुखता बनाने की कोशिश करे। वैसे भी भारत की जो उपस्थिति रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आती है। हांगकांग, थाईलैंड और जो तमाम देश हैं ये मान सकते हैं कि जो उनकी आत्मनिर्भरता रही है वो चीन पर ज़्यादा रही है। ऐसे में भारत अगर उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराता है तो भारत के लिए भी, लेकिन क्या इतना अक्षय काफ़ी है कि चीन के प्रभाव को बिम्स्टेक के जरिए कम कर सकता है भारत? क्या ये कोशिश सफल होती हुई नजर आती है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक जो पैमाना रहा है कि अपने आप को वो बढ़ चढ़ करके किसी कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं या फिर देशों से आगे अपनी चीज़ें बढ़ाते हैं। अमेरिका दौरा उनका आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने भारत को अलग तरीके से पेश किया, रूस गए अपने तरीके से भारत को पेश किया। दूसरे देश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस एजेंडे को जानते हैं और समझते भी हैं कि भारत एक अग्रणी जो प्रतिनिधिमंडल के रूप में उभर सकता है, प्रतिनिधि के रूप में उभर सकता है। और जो चीन से जो पीड़ित हैं, खास करके अगर म्यांमार के इलाके की बात करें, ताइवान के इलाके की बात करें, ये कहीं ना कहीं चीन की घुसपैठ बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ थाईलैंड और हांगकांग की जो स्थिति रही है उसमें भी प्रभुत्व चीन का ज़्यादा रहा है। ऐसे में अगर भारत वहाँ पर अपनी उपस्थिति सही दर्ज कराता है, क्योंकि भारतीय समुदाय भी लगातार वहाँ पर तेज़ी से सक्रिय हो रहा है और भारतीय की जो आबादी है वहाँ पर शिफ्ट हुई है, वहाँ पर जो अप्रवासी भारतीय हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से व्यापारिक रूप से अगर तेज़ी से भारतीय समुदाय बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारत की ताकत भी बढ़ेगी, और भारत अगर उनके जो दृष्टिकोण है उसमें अपने आप को फिर बैठाने में कामयाब होता है, जैसे प्रधानमंत्री की दौरे रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री ऐसे नहीं गए वहाँ, जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने खुद प्रधानमंत्री को वहाँ पर आमंत्रित किया है। ऐसे में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं भारत का इन देशों को रास आ रहा है, और वो चाहते हैं कि भारत जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है वैसे ही वो भी साथ चल सकें। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो चीन की जो आंतरिक व्यापारिक स्थिति रही है उसमें कहीं ना कहीं दखल पड़ सकता है, और ये चीन भी जानता है और अन्य देश भी जानते हैं। और जो आत्मनिर्भरता इन छोटे देशों की चीन पर रही है वो निश्चित से कम हो सकती है, भारत की तरफ बढ़ सकती है, तो भारत का जो आर्थिक ढांचा है वो भी विस्तार ले सकता है। लेकिन क्या व्यापारिक साझेदारी में बिम्स्टेक के जरिए मजबूती वाकई आई है अक्षय?
क्योंकि एक तरीके से संगठन बना करके चलना इज अ वन थिंग, लेकिन उसके बाद आपसी सहयोग करना, और वो भी खास तौर पर तब जब बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध इस कदर खराब हो रहे हैं। फिर एक बार सवाल फिर से दोहरा दें, कुछ टेक्निकल। जी, मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आपसी साझेदारी जो इस समय है वो और मजबूत हो रही है बिम्स्टेक के बनने के बाद, खास तौर पर तब जब बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। और देखिए, एक चीज़ ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये उम्मीद ज़रूर की जा सकती है कि ये रणनीतिक साझेदारी बेहतर होगी। हालांकि इतना तय है कि बहुत सी ऐसी बातें सामने आई हैं जिससे कि बांग्लादेश के साथ खास करके रिश्तों में खटास आई है। जिस तरह से चीन में श्रीलंका ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, श्रीलंका से भी कुछ चीज़ों को लेकर मतभेद सामने आए, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ये रिश्ते प्रगाढ़ हो सकते हैं। बांग्लादेश के पास कोई और चारा नहीं है। सबसे अगर मजबूत संबंध देखें तो भारत का बांग्लादेश के साथ रहा है, और जब बांग्लादेश बना था उस समय से ही भारत उनका रणनीतिक साझेदार रहा है। व्यापारिक जो चीज़ें रही हैं, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, और अल्पसंख्यक आबादी को लेकर के भारत अब चूँकि लगातार चिंतित रहा है। लेकिन ये माना जा सकता है कि इस मुलाकात के बाद निश्चित रूप से कुछ संबंध बेहतर दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उसका फ़ायदा न सिर्फ बांग्लादेश को मिलेगा बल्कि भारत को भी मिलेगा। लेकिन भारत क्योंकि ज़्यादा अगर देखें तो वहाँ पर कई परियोजनाओं में बांग्लादेश की मदद करता रहा है। बांग्लादेश जानता है कि अगर भारत ने वो मदद रोक दी तो उनके लिए आने वाले समय में स्थितियाँ और कठिन हो सकती हैं। वैसे भी बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी इस समय नहीं कही जा सकती, खास करके अगर चीन की अगर आर्थिक स्थिति को छोड़ दिया जाए तो भारत पर निर्भरता जो श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है या पाकिस्तान की भी है, वो काफ़ी हद तक निर्भर करती है। नेपाल की भी वही कमोवेश स्थिति है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो ये देश हैं भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ें, और वो सभी जानते हैं कि अगर भारत ने सहयोग देना बंद कर दिया, हालांकि अपनी भी कुछ चीज़ें वहाँ पर ज़रूरी है कि उनका साथ बना रहे, ताकि जो इस क्षेत्र में अपनी प्रभुत्व है वो कम ना हो सके। और इसलिए आज के दौर में बिम्स्टेक की भी काफ़ी जो उपयोगिता हो सकती है, और साथ देशों को भी साथ लिया जा सकता है। साथ ही ये आने वाले समय में हो सकता है कि जो सार्क का बिम्स्टेक में अगर कुछ बदलाव हो तो उसमें भी कुछ अच्छी बात हो सकती है। चलिए ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की इस समय मौजूदगी है, दो तस्वीरें बेहद अहम ये तस्वीर आपको नजर आ रही है जिसमें बांग्लादेश की सरकार से भी प्रधानमंत्री मोदी की वहां पर मुलाकात हुई है, और इसके साथ साथ इस समय श्रीलंका में मौजूदगी है प्रधानमंत्री मोदी की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के माध्यम से ये जो तमाम देश इससे कनेक्टेड है, जो कुल 7 देश हैं, उनके बीच में आपसी साझेदारी बनाने के लिए समन्वय तय किया जाता है, बनाया जाता है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद ये पहली बार है जब यूनुस से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी की हो रही है। यूनुस के कार्यकाल में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हमले हुए हैं। अब जब बांग्लादेश सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की बात रखी गई तो जाहिर है ये तमाम मुद्दे जो हैं वो डिस्कस ज़रूर हुए होंगे।